मिलियनर्स की पहली पसंद रोलेक्स। हर किसी का सपना होता है कभी न कभी रोलेक्स की घड़ी पहनना। बट अगर 500 रुपए की घड़ी भी वही टाइम दिखाती है तो लोग लाखों करोड़ों की ये रोलेक्स की घड़ियां क्यों खरीदते हैं। रोलेक्स, जिसके फाउंडर का नाम था हैंस विल्सडॉर्फ, जिनके पेरेंट्स बीमारी के चलते उनके 12 साल की उम्र में ही गुजर गए थे। बट आखिर कैसे आगे चल के विल्सडॉर्फ ने ही दुनिया का सबसे बड़ा ब्रांड बना दिया। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि रोलेक्स की घड़ियों को गवर्नमेंट ने वर्ल्ड वॉर 1 के दौरान भी सोल्जर्स को पहनाई थी। और फर्स्ट माउंट एवरेस्ट क्लाइम करने वाले एडमंड हिलरी और टेजिंग नॉर्गे ने भी हाथ में रोलेक्स घड़ी पहनी थी। रोलेक्स हर साल 80 करोड़ की घड़ियां सेल करती हैं, लेकिन फिर भी इसके पीछे क्या रीजन है कि ये कभी टैक्स नहीं देते। ऐसे ही बहुत सारे इंटरेस्टिंग सवालों का जवाब जानेंगे आज की इस वीडियो में। तो मेरा नाम है सोमिल और रोलेक्स कंपनी की ये इंटरेस्टिंग स्टोरी देखने के लिए बने रहे वीडियो के एंड तक। विल्सडॉर्फ 1881 में जर्मनी के एक छोटे शहर कुलमैक में पैदा हुए थे। इनके पेरेंट्स के जाने के बाद इन तीनों भाई बहनों को इनके अंकल एक स्कूल में डाल देते हैं। इनको अपने स्कूल में काफी अकेलापन महसूस करना पड़ा क्योंकि इनके काफी कम दोस्त थे, लेकिन ये मैथ्स और इंग्लिश में काफी बढ़िया थे। स्कूल में इनकी एक स्विस लड़के से दोस्ती होती है जो कि इनको अपने स्विट्जरलैंड के एक शहर के बारे में बताता है जहाँ पे घड़ियां बनती थी। उस जगह का नाम है ला चॉक्स डे फॉन्ड। यहाँ पे बहुत सी ऐसी कंपनीज हैं जो घड़ियां बनाती हैं। ये सुनते ही विल्सडॉर्फ काफी एक्साइटेड हो जाते हैं और तभी डिसाइड कर लेते हैं कि बड़े होकर वो स्विट्जरलैंड ही जाएंगे, और ऐसा वो करते भी हैं। उनका स्कूल खत्म होने के बाद 19 साल की उम्र में वो स्विट्जरलैंड जाते हैं और वहाँ उन्हें कंपनी में इंटर्नशिप मिल जाती है जो कि पर्ल्स को एक्सपोर्ट करती थी। लेकिन उनका सपना था एक घड़ी बनाने वाली कंपनी में काम करने का, और उनका सपना जल्द ही पूरा होने वाला था। विल्सडॉर्फ के दोस्त उनकी एक घड़ी बनाने वाली कंपनी में जॉब लगा देते हैं जिस कंपनी का नाम था क्यूनो कॉटन। ये स्विट्जरलैंड की सबसे बड़ी घड़ी बनाने वाली कंपनी थी। यहाँ पे इनको कलर का काम मिल जाता है जिसमें इनको 40 रुपीज मंथली दिए जाते थे। इनका काम था पॉकेट वाली घड़ियों की बाइंडिंग करना। उस टाइम लड़के पॉकेट वाली घड़ियां पहने करते थे और लड़कियां रिस्ट वॉच, क्योंकि उस समय वॉचेस को भी ज्वेलरी माना जाता था। इसलिए आपने भी अगर पुरानी घड़ियों को देखा हो तो वो पॉकेट वॉचेस होती थी। लेकिन उस समय इन सब घड़ियों में काफी बड़ी प्रॉब्लम थी कि इन सब घड़ियों में एक स्प्रिंग लगा था, यानी कि डेली सुबह उठ के आपको इन घड़ियों में ये घुमाना पड़ता था ताकि वो पूरे दिन टाइम दिखा सके। यानी कि आप कह सकते हो कि चाबी भरनी पड़ती थी ताकि पूरे दिन ये घड़ी चल सके। और एक और दिक्कत ये थी कि ज्यादा हिलने डुलने से इन घड़ियों का टाइम भी बिगड़ जाता था। विल्सडॉर्फ जब भी उस कंपनी में काम करते थे वो हमेशा ये सोचते थे कि वो इनसे भी प्रिसाइज घड़ियां बना सकते हैं। जब वो 20 साल के हुए तो उनको 2 साल मिलिट्री के लिए काम करना पड़ा, क्योंकि उस समय ये मैंडेटरी था कि आपको 2 साल के लिए मिलिट्री को सर्व करना पड़ेगा। उसके बाद जब ये 22 साल के हुए तो ये लंदन शिफ्ट हो गए और अब इनको पूरी तरीके से पता चल चुका था कि ये वॉचेस कैसे काम करती हैं और कैसे बनाई जाती हैं। 1905 में विल्सडॉर्फ ने पार्टनरशिप में एक कंपनी खोली जिसका नाम रखा विल्सडॉर्फ एंड डेविस। इसमें स्विट्जरलैंड की घड़ियों को इंग्लैंड के केस में बंद करके बेचा करते थे। हालांकि इनकी ये घड़ियां इतनी बिक नहीं रही थी और बाद में इनको पता चला कि इनकी जो कंपनी का नाम था वो जर्मनी था, और इस वजह से लोग इसे नहीं खरीद रहे थे क्योंकि उस समय जर्मनी से ये लोग काफी नफरत करते थे। और इसलिए 1908 में वो इसका नाम चेंज करके रोलेक्स रख देते हैं। ये एक प्रीमियम नाम था जिस वजह से इनकी सेल्स भी काफी बढ़ने लगी। और अब विल्सडॉर्फ रिसर्च में काफी पैसा खर्च कर रहे थे क्योंकि वो एक ऐसी घड़ी बनाना चाहते थे जो कि काफी प्रिसाइज टाइम दे और पानी में भी चल सके। और फाइनली 1926 में ये एक ऐसी घड़ी बना देते हैं जिसका नाम ये रखते हैं रोलेक्स ओयस्टर, जो कि उस समय दुनिया की पहली वाटरप्रूफ घड़ी थी। हालांकि जब ये मार्केट में लॉन्च हुई तो ये इतनी नहीं बिक रही थी क्योंकि लोगों को उस समय इस पे डाउट हो रहा था, क्योंकि ऐसा पहली बार था कि कोई ये दावा कर रहा हो कि उनकी घड़ी पानी में भी चल सकती है। और यहाँ आता है रोलेक्स का वो मूव जिसने इनको इनके कॉम्पिटिटर से काफी अलग बना दिया। वो समझ चुके थे कि सिर्फ एक अच्छा प्रोडक्ट बनाना ही काफी नहीं है, बल्कि उनको इस प्रोडक्ट की अच्छे तरीके से मार्केटिंग भी करनी होगी। और इसलिए उन्होंने सोचा कि घड़ी हम बेचने के बजाय स्टोरी बेची जाए। और 1927 में उनको ये अपॉर्चुनिटी भी मिलती है। उस समय एक लड़की थी जिसका नाम था मर्सिडीज ग्लेंटी। ये काफी अमेजिंग स्विमर थी। उस समय इन्होंने एक दावा किया था कि वो ठंडे इंग्लिश चैनल को तैर कर पार कर चुकी है, जो कि लगभग इम्पॉसिबल सी बात है। और उन्होंने कहा कि वो ऐसा फिर से करके दिखा सकती है। और विल्सडॉर्फ को यहाँ पे काफी बड़ी अपॉर्चुनिटी दिखी और इसलिए वो तुरंत मर्सिडीज के पास जाते हैं और उनको कन्विंस कर लेते हैं कि जब वो इंग्लिश चैनल पे स्विम करें तो वो उनकी रोलेक्स की घड़ी पहन लें। हालांकि मर्सिडीज ये चैलेंज पूरा तो नहीं कर पाई, लेकिन इससे रोलेक्स घड़ी की काफी बढ़िया मार्केटिंग हो गई। विल्सडॉर्फ सीधा लंदन डेली के पास गए और वहां पे उन्होंने एक फुल पेज का एड लगवाया जिसमें उन्होंने प्राउडली लिखा दैट डिफाइज द एलिवेंट। और अब ये सिर्फ एक एड नहीं था बल्कि ये एक स्टोरी थी। और वो सिर्फ यहीं तक नहीं रुके बल्कि उन्होंने एक और चीज करी ताकि लोग खुद देख पाए कि उनकी ये घड़ी असल में पानी के अंदर भी काम कर सकती है। और इसके लिए उन्होंने जहाँ लंदन की दुकानों में फिश बॉल्स रखी
रहती हैं। वहाँ उन्होंने मछलियों के साथ अपनी रोलेक्स ऑयस्टर भी डुबा दी और ये देख के लोग हैरान हो गए कि कोई घड़ी पानी के अंदर भी सही टाइम कैसे दिखा सकती है। और इन सब की वजह से रोलेक्स की सेल्स काफी बढ़ने लगी। 1953 में विल्सडॉर्फ को पता चलता है कि दो लीजेंडरी क्लाइंबर्स टेंजिंग नॉर्गे और एडमंड हिलरी ये दोनों माउंट एवरेस्ट पर जाने वाले हैं। और ये बात सुनते ही विल्सडॉर्फ ने तुरंत इन दोनों को क्लाइंब करने से पहले रोलेक्स की घड़ियां पहना दी और सक्सेसफुली ये दोनों माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले पहले क्लाइंबर्स बने। इन्होंने हिस्ट्री बना दी थी और साथ में इनके हाथ में पहनी हुई घड़ी ने भी हिस्ट्री बना दी थी। अब सबको पता चल गया था कि ये एक सिंपल वॉच नहीं है। जीरो टेम्परेचर और इतने इंटेंस प्रेशर पे भी इस घड़ी ने एकदम प्रिसाइज टाइम दिखाया। इस घड़ी ने प्रूव कर दिया कि ये सिर्फ लीजेंड्स के लिए है। विल्सडॉर्फ ने हर जगह ये न्यूज फैला दी। इसके बाद 1935 में रेस का ड्राइवर मैलकॉम कंपेल ने वर्ल्ड स्पीड रिकॉर्ड तोड़ दिया था 300 माइल पर आवर का। एंड यस, उन्होंने भी अपने हाथ पे रोलेक्स पहनी थी। इन सब के बाद रोलेक्स कंपनी को काफी सर्टिफिकेट्स भी मिले और अब रोलेक्स एक काफी सक्सेसफुल प्रीमियम ब्रांड बन चुका था। ये घड़ियां अब सिर्फ एक ज्वेलरी नहीं रही, बल्कि अभी लाखों सोल्जर्स की भी जान बचा सकती थी। सोल्जर्स जिन्हें अपने जंग में अटैक्स को कोऑर्डिनेट करना पड़ता है, सो दे नीड प्रिसाइज वॉचेस। क्योंकि फॉर एग्जांपल अगर उनके पास दो टीम है और उनकी एक टीम एक अलग जगह पर खड़ी है और दोनों को एक साथ अटैक करना है, तो अगर टाइम में जरा भी फर्क हुआ तो उनकी जान पर भी बात आ सकती है। इसलिए उस समय गवर्नमेंट डिसाइड करती है सोल्जर्स को रोलेक्स वॉच पहनाने का। और इस घड़ी ने सोल्जर्स की काफी हेल्प करी और ये देख के आम जनता में भी काफी सेल्स बढ़ी। रोलेक्स ऑयस्टर ने मार्केट में धमाल मचा दिया था, लेकिन अब विल्सडॉर्फ कुछ और बड़ा करना चाहते थे। इस समय प्रॉब्लम अभी भी थी कि घड़ियों को रोज सुबह उठ के बाइंड करना पड़ता था, मतलब कि एक बार घुमाना पड़ता था ताकि वो पूरे दिन सही से टाइम दिखा सकें। और इसीलिए विल्सडॉर्फ लॉन्च करते हैं रोलेक्स ऑयस्टर परपेचुअल, जो कि दुनिया की पहली सेल्फ बाइंडिंग घड़ी थी। मतलब अब आपको डेली सुबह उठ के चाबी भरने की जरूरत नहीं थी। और अब इनकी कंपनी काफी बड़ी बन जाती है। लेकिन अब आता है कहानी में ट्विस्ट। 1944 में इनकी वाइफ की डेथ हो जाती है, जिसका इनको काफी दुख हुआ और इनके कोई बच्चे भी नहीं थे। और इसलिए अब उन्होंने सोचा कि इस कंपनी का फ्यूचर क्या होगा। और ये सब सोचते हुए उन्होंने 1945 में हैंस विल्सडॉर्फ फाउंडेशन की शुरुआत करी। ये एक प्राइवेट ट्रस्ट था। इन्होंने अपनी कंपनी के सारे शेयर दान कर दिए। इन्होंने इस ट्रस्ट को इस तरीके से बनाया कि अब से रोलेक्स का जो भी प्रॉफिट होगा वो सब वो चैरिटी में दान करेंगे, जैसे कि एजुकेशन, सोशल वेलफेयर वगैरह में। और 6 जुलाई 1960 को इनकी डेथ हो जाती है। इनके जाने के बाद इनका ये फाउंडेशन इंश्योर करता है कि रोलेक्स हमेशा इंडिपेंडेंट रहे, इसका कोई पब्लिक शेयर होल्डर ना बने। एंड दिस इज द रीजन कि रोलेक्स को कभी कोई टैक्स नहीं देना पड़ता, क्योंकि अकॉर्डिंग टू स्विस लॉ चैरिटेबल फाउंडेशन ओन करने वाली कंपनी टैक्स नहीं भरती। आज के टाइम में रोलेक्स एक प्रीमियम वॉच कैटेगरी है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर इसकी घड़ियां इतनी महंगी क्यों आती हैं? तो इसका रीजन है कि ये पूरी तरीके से हैंड असेंबल होती हैं। ये काफी हाई क्वालिटी होती हैं और इनको बनने में भी 1 साल तक लग जाता है। और दूसरी चीज की ये कंपनी जानबूझ के इसके मॉडल्स को कम बनाती है ताकि मार्केट में इसकी थोड़ी सी स्केर्सिटी रहे, जिसके वजह से ये अपना प्राइस और बढ़ा देते हैं। और साथ ही साथ में एक आइकॉनिक पर्सनैलिटी को भी दिखाती हैं। मतलब जिसके हाथ में आप रोलेक्स की घड़ी देख लो, आप वो देखते ही पता लगा सकते हो कि ये कोई ना कोई बड़ा आदमी ही होगा। और इसके अलावा ये फॉर्मूला 1 जैसे कुछ बड़े महंगे स्पोर्ट्स भी स्पॉन्सर करते हैं और इन सब के चलते ये घड़ियां काफी महंगी आती हैं। एक और बड़ा सवाल जिससे मैंने इस वीडियो की शुरुआत करी थी वो ये है कि अगर 500 रुपए की घड़ी भी वही टाइम दिखाती है तो लोग इतनी महंगी करोड़ों की घड़ियां क्यों लेते हैं? पहला रीजन तो वही है, आइकॉनिक पर्सनैलिटी। लेकिन जो दूसरा असली रीजन है वो है कि अमीर लोग इसे इन्वेस्टमेंट के पर्पज से भी खरीदते हैं। मतलब कि रोलेक्स की यूज्ड वॉचेस का प्राइस न्यू वॉचेस से काफी ज्यादा होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि एक तो रोलेक्स का वेटिंग पीरियड काफी ज्यादा है और दूसरा ये अपने पुराने मॉडल्स को काफी जल्दी डिसकंटिन्यू कर देती हैं, जिस वजह से अगर उनको वही मॉडल चाहिए होता है तो उनको यूज्ड वॉच लेनी पड़ती है। तो दोस्तों ये थी रोलेक्स कंपनी की स्टोरी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला हो, तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में अपना ओपिनियन जरूर दें। और अगर आपको भी बिजनेस स्टोरीज पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में।